NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको यस्तोले प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ, सबैका लागि सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। मनास्लु वर्ल्ड कलेज अ होम फर फ्युचर लिडर्स, चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। लगातार 4 दिनदेखि हामी नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटक अब प्रधानमन्त्रीको शपथको रूपमा व्यापक रूपमा तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आइतबार र मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि निम्ता दिएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको पनि अब कार्यक्रममा विशेष समारोहमा सहभागिता। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बीचमा नेपालको बारेमा राम्रोसँग दखल भएको जानकारी राख्ने प्रोफेसर डाक्टर एसटी मुनि हुनुहुन्छ। एसटी मुनिजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ नि? ठीक है। आपका किताब तो बहुत पॉपुलर है। अब बहुत लोग बहुत तरह से बात करते हैं, तो मुझे किताब में लिखना पड़ा कि क्यों। पहले बहुत आरोप लगाते थे कि ये माओवादी है, ये वो है, ये इंडिया का एजेंट है। हमको ना इंडिया से एजेंसी करना है, न माओवादियों को एजेंटी करना है। लेकिन नेपाल और इंडिया के इंटरेस्ट में माओवादियों का मेन स्ट्रीम हुआ तो अच्छा ही हुआ ना, शांति हुई ना। तो वो काम किया, उसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। माओवादी को मेन स्ट्रीम लाने के लिए आपने भूमिका निर्वाह किया है, लेकिन एसटी मुनि प्रचंड और बाबूराम भट्टनागर का एजेंट है। वो कहते थे ना, गाली लगाते थे ना, एसटी मुनि किसी का एजेंट नहीं है, अपना एजेंट है। प्रचंड से आपका बहुत, प्रचंड से क्या, मेरा गिरजा बाबू से बहुत था, बीपी कोइराला से बहुत था। आप किताब पढ़िए मेरी। मैं उसको साना के पति जो कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पलाल श्रेष्ठ जी मेरे घर खाना खाने आके गए थे। मैं साना को तब से जानता हूँ जब वो टीचर थी, पहले पार्टी में बाद में आई है। ये सब लोगों को पता नहीं है। तो आप कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कारण क्या है? किसको? किस पार्टी को? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को सपोर्ट किसी को सपोर्ट माओवादी केंद्र को, प्रचंड को, बाबूराम भट्टनागर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम नेपाल में डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम राजतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात सही है। मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा हूं। पहले नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेसी के लिए लड़ी थी। माओवादियों की हिंसा को कम करना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी था, इसलिए उनको वापस लाए। और यही कारण था कि माओवादियों को साथ में लिया। लोग कहते हैं बाबूराम आपका विद्यार्थी था। मेरा विद्यार्थी नहीं था, जेएनयू का विद्यार्थी था। लेकिन बाबूराम भट्टनागर से आपका बहुत निकटता था ना एसटी मुनि जी? नहीं, शुरू से मिलता। ऋषिकेश शाह ने मिला है मेरे को, आप लोगों को पता नहीं है। उस वक्त बाबूराम ह्यूमन राइट्स पे काम करता था नेपाल में। मैं उस वक्त से जानता हूं उसको और हिजिला को, दोनों को। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं पुष्पलाल श्रेष्ठ तक को जानता हूं। पुष्पलाल श्रेष्ठ तो बाबूराम से भी पहले जानता हूं मैं। बीपी कोइराला हमारे घर आए थे गंगा हॉस्टल में। मैं बीपी कोइराला से कोई 1 डज़न बार मिला हुआ हूं, कम से कम। लेकिन राज संस्था समाप्त करने के लिए आपका भी ग्रैंड डिजाइन था। राज संस्था को हमने नहीं समाप्त किया, राज संस्था को राजा ने स्वयं समाप्त किया। राजा को हिंदुस्तान बार बार ये कहता रहा कि आप जनतंत्र के साथ चलिए। राजा को ये मंजूर नहीं था। पहले महेंद्र को मंजूर नहीं था,
वीरेंद्र थोड़ा सॉफ्ट थे, लेकिन ज्ञानेंद्र और रानी के प्रेशर में वीरेंद्र भी कुछ नहीं कर सके। फिर भी उन्होंने पंचायत को खत्म किया, डेमोक्रेसी शुरू किया, लेकिन उसके बाद में उनकी चलने नहीं दी। आप सभी जानते हैं नेपाल में। तो इसलिए मुझे राजतंत्र से व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजतंत्र ने नेपाल का कुछ भला नहीं किया। मुझे आप ये बताइए कि त्रिभुवन से पहले और पृथ्वी नारायण शाह के बाद कितने राजाओं के नाम नेपाली जानते हैं, बताइए तो। पृथ्वीराज शाह का तो नेपाल में बहुत योगदान है, नेपाल को एक किया है ना पृथ्वीराज शाह ने। पृथ्वीराज शाह को जानते हैं। पृथ्वीराज शाह के बाद दूसरा राजा किस नाम से जानते हैं? त्रिभुवन के नाम से जानते हैं। बीच में कौन राजा हो गया किसी को पता नहीं। जो पढ़ने लिखने वाले उनको पता है, आम आदमी को कुछ नहीं मालूम। उसके बाद राणा आ गए। तो राजतंत्र ने किया क्या नेपाल के लिए? और राजतंत्र ने अगर नेपाल के लिए अच्छा काम किया होता तो माओवादी आते ही नहीं, उभरते ही नहीं वहां पर। नहीं, माओवादी को तो आपने मलजल किया है, हमने नहीं किया है। भारतीय उर्गा है, पाला है, सब कोई बोलता है ना। नेपाल के विकास की कमी ने माओवादियों को जन्म दिया है, हमने नहीं किया है। नेपाल में विकास नहीं हुआ। जो सारा रोलपा डोलपा की हालत जानते हैं आप, मैं गया हुआ हूं, मुझे पता है। वहां से शुरू हुआ है माओवाद। क्यों हुआ? राजा लोगों ने क्या किया वहां पर, ये बताइए ना। जब वीरेंद्र के वक्त में वीरेंद्र गद्दी छोड़ नहीं तो भाई छोड़, नेपाल में नारा लगाए थे कि मुनि ने लगाए थे? एसटी मुनि का साथ था उस समय। एसटी मुनि का कोई साथ नहीं था, किसी को दबाव दिया था। ये आरोप है, ये गलत बात है। एसटी मुनि का वो नारे लगाने में कोई साथ नहीं था। एसटी मुनि का साथ जनतंत्र लाने में था। एसटी मुनि की जो सरकार थी भारत की, वहां पर हमेशा ये कहती थी राजा को कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनना राजा को पसंद नहीं था, इसीलिए राजा का अंत हुआ है। देखिए, माओवादियों की बातचीत के बाद भी 3 बार मनमोहन सिंह जी ने अकेले में ज्ञानेंद्र से ये कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाइए, डेमोक्रेसी लाइए और माओवादियों को आप अलग थलग करिए। ज्ञानेंद्र उनके सामने कहता था हाँ करेंगे, नेपाल जाके कुछ और करते थे वो। तो ये देखिए, ये आपकी व्यवस्था की प्रॉब्लम है। मुनि को क्या मतलब है? मुनि को क्या मिला नेपाल में? माओवादियों से क्या मिला? नेपाली कांग्रेस से क्या मिला? आप लोगों ने गालियों के अलावा, आपसे बहुत ज्यादा लोगों ने गालियों के अलावा क्या दिया मुनि को, बताइए। एसटी मुनि को तो नेपाल में कम्युनिस्ट को हुरकाने के लिए, मलजल करने के लिए काम किया है। ये नेपालियों की माओवादी को जो जनयुद्ध के समय साथ दिया है। अब आपको अभी बताया है ना कि ये कुछ लोग जो मुनि को नहीं जानते हैं, उनकी ये राय, जो अभी भी पैदा हुए हैं, जो माओवादियों के बाद पैदा हुए हैं, उनको पता है। आपको ये मालूम है, आप मेरी किताब देखिए, मैं सुजाता कोइराला का भी लोकल गार्जियन था और मैं मानुषी भट्टराई का भी लोकल गार्जियन था। मुझे व्यक्तियों से मतलब नहीं है, मुझे आपके यहाँ जनतंत्र फले फूले, मेरा ये इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के खिलाफ अभी नेपाल में राज संस्था के पक्ष में भी बातचीत हो रहा है ना। राजतंत्र के पक्ष में तो राजा कोई अपनी सत्ता छोड़ता है क्या आसानी से? राजतंत्र के पक्ष में बोलने वालों को कितने वोट मिलते हैं पार्लियामेंट में, बताइए। जब 2006 में माओवादी आए और नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और मिलीजुली सरकार बनी, उस वक्त कितने लोगों ने राजा को याद किया था? कितने लोग रोए थे राजा के लिए? भूल जाइए, ये सब हमें मत बताइए। मेरे बाल सफेद हो गए नेपाल को देखते देखते। नेपाल के आप बहुत निकट होकर काम किया है ना, आप जानकार भी है नेपाल भारत संबंध का, एक सूत्रधार भी है। दोनों देश के बीच में आपने काम भी किया है, माओवादी को मिलाने के लिए और 12 को समझौता कराने के लिए, 7 दल और कांग्रेस को बीच में प्रचंड, और पंचायत के खिलाफ भी, भूलिए मत इस बात को। आपने पंचायत के खिलाफ भी काम किया है। पंचायत के खिलाफ काम नहीं किया है, पंचायत के खिलाफ जनतंत्र को समर्थन दिया, आर्टिकल लिखे हैं, बोले। मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको अभी? क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं पुष्पलाल के वक्त से, बीपी कोइराला के वक्त से, ऋषिकेश शाह के वक्त से, मनमोहन अधिकारी के वक्त से
इन व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। उस वक्त कोई माओवादी नहीं था। लेकिन आपने मनमोहन अधिकारी से, बीपी कोइराला से, पुष्पलाल श्रेष्ठ से, गणेश मान से, कृष्ण प्रसाद भट्टराई सबसे काम किया है, गिरिजा प्रसाद कोइराला के साथ भी आपने काम किया, जनतंत्र के लिए काम किया है। लेकिन ये लोग नेपाल में जो लीडर है, ये लीडर आपको कैसे लग रहा है? ये बात सुनिए, ये जनतंत्र के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। आपके यहाँ पर जनतंत्र आए हुए अभी 20 बरस हुए हैं। 20 बरस में व्यवस्थाएं नहीं बदलती है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग सभी के सभी सत्ता के लोलुप हो गए हैं। तो जनता इनको भी रिजेक्ट करेगी। मैं अभी भी जनता के पक्ष में हूं, मैं करप्ट लोगों के पक्ष में नहीं हूं। मैं जो ऐसे राजनीतिज्ञ जो कि सरकार अच्छी तरह से नहीं चलाते हैं, लोगों का भला नहीं करते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ के पक्ष में नहीं हूं। मैं व्यवस्था के पक्ष में हूं। व्यवस्था जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र होने के कारण जो लोग लोगों का भला नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, वोट से अलग हो जाएंगे। वो तो हुए हैं ना। आप कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। माओवादी आज तीसरे नंबर में है पार्लियामेंट में, लेकिन प्रधानमंत्री 2008 में वो आपकी जोड़ तोड़ 32 सीट है प्रचंड वो सत्ता की, भैया वो सत्ता की जोड़ तोड़ है, वो जनतंत्र की बात नहीं है, वो सत्ता की जोड़ तोड़ है। लेकिन 2008 में माओवादी सबसे बड़ी पार्टी बने थे ना, तो जब जनता के लिए काम नहीं किया तो जनता ने बिठा दिया था। तो मेरी देखिए ऋषि, आप मेरे को बहुत पुराना जानते हैं। मेरा विश्वास, मेरा समर्थन नेपाल के जनतंत्र के लिए है, नेपाल की जनता के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी भी एक पार्टी के लिए नहीं है। व्यक्ति विशेष ने आपको जो संगत किया है, काम भी आपने किया है बाबूराम भट्टराई से, प्रचंड से, व्यक्ति विशेष मैं सबको जानता हूं। आपका महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है कि ये ओली जी मेरी जेएनयू की क्लास में 3 बार लेक्चर दे चुके हैं, मालूम है आपको? ये नहीं बताइए। बता रहा हूं ना, नहीं मालूम है ना। तो यही है, लोग मुझे बदनाम, जो लोग बाबूराम से नाराज है वो मुझे गाली देगा, जो माओइस्ट से नाराज है वो मुझे गाली देगा, जो जनतंत्र से नाराज है, डेमोक्रेट से नाराज है वो मुझे गाली देगा, जो भारत से नाराज है वो मुझे गाली देगा। क्या मतलब हुआ इसका? नेपालियों को सोचना समझना चाहिए कि ये आदमी पिछले 50 साल से 1965 से नेपाल का अध्ययन कर रहा है और सिर्फ जनतंत्र को समर्थन देता है। ये बात सही है। राजा की मुझसे नाराजगी सही है, क्योंकि मैं राजतंत्र नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा राजतंत्र चाहता हूं जो संवैधानिक हो। अभी राज संस्था का संभावना क्या है नेपाल में? राज संस्था वहां नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप ज्ञानेंद्र शाह लॉबिंग कर रहे हैं। कुछ कर लीजिए, नहीं आएगी। मैं अभी बता रहा हूं ना, पिछले इलेक्शन में राज सत्ता को मानने वालों को कितने वोट मिले? कमल थापा को लीडरशिप क्यों चली गई नेशनलिस्ट पार्टी की? ये दूसरे ये देखिए पॉलिटिकल सवाल हैं सब के सब, और इसीलिए जो भी राजतंत्र वापस नहीं आएगा। कहीं एशिया में देखा है आपने राजतंत्र को वापस आते हुए? सारे एशिया में, सारे विश्व में राजतंत्र धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। राजतंत्र वहीं रहेगा जैसे इंग्लैंड में या स्पेन में या डेनमार्क में, जहां वो जनतंत्र का समर्थक होकर रहेगा। जो जनतंत्र को हावी होने की कोशिश करेगा वो राजतंत्र दुनिया में कहीं नहीं टिकेगा। ये मेरी बात ले लीजिए। लेकिन इतिहास साक्ष्य है, बिलायत में भी राजा आ गए, पुनर्स्थापन हो गए राज संस्था। राजतंत्र यहाँ के अभी भारत सरकार के कुछ लोग हैं जो समझते हैं राजतंत्र आ जाएगा, तो ला दीजिए राजतंत्र को। आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। कहाँ राजतंत्र है? पैसा देके सड़क पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने से राजतंत्र नहीं आता। राजतंत्र लोगों की भलाई करने से आता है। नेपाल में एक बॉस क्या राजतंत्र? मुझे ये बताइए ऋषि बाबू, मेरे को ये बताइए। आप नेपाल की राजनीति को बहुत ज्ञान से देखते हैं। 2001 में राजतंत्र को तबाह किया गया। किसने किया? कोई बाहर से आया था आदमी? दूसरी बात, उस राजतंत्र की तबाही में ज्ञानेंद्र जी ने 2 दिन में फैसला ले लिया। सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, लोग सब मान के बैठ गए हैं। कितनी किताबें लिखी गई है बताइए? रक्तकुंड पढ़ा है आपने? सुधीर शर्मा को पढ़ा है आपने? फिर
मैं तो वो नहीं हूं, वो नेपाली हैं सबके सब। मैं तो उनसे ज्ञान हासिल करता हूं, वो जो कहते हैं वो बात मैं मानता हूं। तो ये आप राजतंत्र का समर्थन अगर आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हो तो नेपाल में बंद कर लीजिए और और आप 2 घंटे मुझसे बहस कर लीजिए, मैं राजतंत्र का समर्थन नहीं करूंगा। नेपाल में राजतंत्र मेरे जिंदा रहते नहीं आएगा। और हिंदू राष्ट्र संभावना क्या है? हिंदू राष्ट्र आप लोग जाने, हिंदू राष्ट्र कब बना था नेपाल में, बताइए मेरे को। आपके यहाँ भी 80% हिंदू है, हमारे यहाँ भी 80% हिंदू है। हमने कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। आपके यहाँ हिंदू राष्ट्र कब बना, बताइए तो। राजा के शासनकाल में हिंदू राष्ट्र कब बना ना, मेरे को बताइए ना कब बना। 1962 में। सुन लिया आपने? 1962 में क्यों बना? राजा महेंद्र को जनतंत्र के खिलाफ लड़ना था, इसलिए उन्होंने कहा मैं तो विष्णु का अवतार हूं, तो हिंदू राष्ट्र बन गया। वो हिंदू राष्ट्र कितने दिन चला, कितने लोगों ने माना उसको? हिंदू राष्ट्र में हुआ क्या? ये राजनीति मसले हैं, ये जनता की भावना नहीं है। जनता की भावना है जनता का भला होना चाहिए। जो भी जनता का भला होगा जनता उसका समर्थन करेगी। और आपका इतिहास ये बताता है कि राजतंत्र ने नेपाली जनता का भला नहीं किया, सीधी बात। लेकिन जनता चाहेगा तो रोकना कोई भी नहीं सकेगा ना। जनता सबसे बड़ा शक्ति है। हाँ, हर 5 साल के बाद हर नेता को जनता को जवाब देना पड़ता है, राजा को जवाब नहीं देना पड़ता। इसीलिए मैं जनतंत्र चाहता हूं। लोग गलती करेंगे, जनता उनको सजा देगी। हमारे यहाँ देखिए ना, अब बीजेपी की नंबर भी कम हो गई, तो जनता ही फैसला करती है ना हमारे यहाँ पे। तो वहां पर भी जनता फैसला करती है। सारे दक्षिणी एशिया में कहां पर राजतंत्र है बताइए तो? सारे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कहां पे राजतंत्र है? थाईलैंड में सिमट गया बाबू, कहां है अब? कुवैत में राज संस्था है। कहां पे? कुवैत में है। कुवैत में कोई राजतंत्र है? सब के सब राजा पैसे, आप वो ऑयल के नाम पे बैठे हुए हैं और इतनी इतनी छोटी सी पॉपुलेशन है। जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे वो राजतंत्र नहीं चाहेंगे। दुबई में राजतंत्र आप सारे साउथ ईस्ट एशिया, दुबई कोई कितने लोगों की बात कर रहे हैं आप? स्विट्जरलैंड में राज संस्था है। नहीं, वो स्विट्जरलैंड में वो राजतंत्र है जो संवैधानिक है। यही मैं, आप भूटान में राजा है। आप जो फर्क फर्क नहीं समझ रहे हैं। जहां पर भी राजतंत्र संवैधानिक है वह, यानी जहां जनतंत्र जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात मानी जाएगी, वो राजतंत्र रह सकता है। यही बात मनमोहन सिंह जी ने ज्ञानेंद्र जी को बहुत समझाने की कोशिश की, उनको नहीं समझ में आया और उसका परिणाम है कि उनको जाना पड़ा। माओवादियों से नहीं गए हैं वो गए हैं अपने कारणों से, क्योंकि वो माओवादी और जनतंत्र पार्टियों को लड़ाओ आपस में। ऐसे नहीं होता। दुर्भाग्य की बात है ये नेपाल के, और ये आज भी दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग राजतंत्र को लेके इतना आर्ग्यू भी कर रहे हैं। राजतंत्र को हिस्ट्री के डस्टबिन में डाल दीजिए, वो इतिहास की बात हो गई। मैं बता रहा हूं ना आपको। लेकिन नेपाली जनता सड़क में आएगा, राज संस्था चाहिएगा, नारा लगा रहा है। नारे लगाते रहे सभी। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना, स्वार्थ होते हैं लोगों के। हर में वो नारे हिटलर के वक्त भी लगते, अभी भी लगते हिटलर के नाम नारे जर्मनी में। तो क्या हिटलर अच्छा हो गया? हाँ? भूटान में राज संस्था है ना? नहीं, भूटान का राजतंत्र डेमोक्रेटिक हो रहा है। भूटान का राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र हो रहा है। पूरा नहीं हुआ लेकिन हो रहा है, और उसकी शुरुआत खुद राजा ने की थी। लेकिन नेपाल में शिरोमणि राज संस्था के बारे में, बेबी किंग के बारे में चर्चा हो रहा है। अब मैंने कह दी ना एक बात, राजतंत्र के प्रश्न को छोड़ दीजिए आप। आपने मेरी राय सुन ली। मैं राजतंत्र का उपासक नहीं हूं, राजतंत्र का समर्थन नहीं करूंगा। ऐसे राजतंत्र को मैं मानूंगा जो संवैधानिक हो, जो जनतंत्र को एक शोभा देता हो, जैसे अंग्रेजों का राजतंत्र है। ब्रिटिश की महारानी रोजाना की पॉलिटिक्स में नहीं आती। जैसे बिलायत जैसे राज संस्था होना चाहिए। बिलायत जैसा संवैधानिक होना चाहिए,
जो अपने आप पे अंकुश रख सके। आपके राजा ने महेंद्र के बाद में, त्रिभुवन तो अलग थे, महेंद्र के बाद में किसी राजा ने अपने आप पे अंकुश रखा ही नहीं। यही कारण है कि राजतंत्र को जाना पड़ा नेपाल से। मैं कह रहा हूँ भारत का हाथ था ना, नेपाल भारत राष्ट्र संस्था कोई भी लाना चाहे नहीं आएगी। अरे नेपाल के लोग मानेंगे तब ना आएगी। भारत तो बहुत चीजें चाहता है आपसे, सब मिल जाएगी। एसपी जी, मेरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्र संस्था हटाने के लिए भारत का भी भूमिका था ना? नहीं था पहले? राजतंत्र हटाने में भारत का भूमिका नहीं था? भारत का कोई हाथ नहीं था। मैं बता रहा हूं ना आपको, भारत ने कोशिश की राजा को समझाने की, राजतंत्र को आप जनता से मिला के चलाओ, हम आपको समर्थन देते हैं। वो राजा को नहीं समझ में आया। यही सवाल जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, किसी दिन ज्ञानेंद्र जी से जाके पूछिए ना कि क्यों नहीं माना आपने। 3 बार बताया उन्होंने, 1-to-1 मीटिंग में बताया। अभी नेपाल में कम्युनिस्ट का सरकार है, प्रचंड प्रधानमंत्री है। अभी नेपाल में कैसे आगे बढ़ेगा भारत का साथ? मैं मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि अभी नेपाल में स्थायित्व नहीं है और पार्टियों के जो पुराने लीडर्स हैं वो जनता के समर्थन में कम काम करते हैं। इसी वजह से वहां कोराम मचा हुआ है। लेकिन ये भी बात मानिए कि जनतंत्र को आए हुए सिर्फ 20 बरस हुए हैं 2006 के बाद। अभी 2024 है हमारा, 20 बरस भी नहीं हुए हैं पूरे। 17 वर्ष हो रहा है, 17-18 वर्ष हो रहा है। नहीं, सत्ता तो रहेगी, कोई न सत्ता रहेगी। यहाँ पर भी सत्ता के लिए, यहाँ देखिए ना, हमारे यहाँ भी तो अलायंसेज बनते हैं। कल के झगड़ने वाली पार्टियां एक हो जाती है सत्ता के लिए। सत्ता का प्रलोभन बहुत बड़ा है। सत्ता में होना भी चाहिए किसी न किसी को, लेकिन सत्ता का काम, सत्ता में होकर आपको जनता का भला करना पड़ेगा। जनता का भला नहीं करेंगे तो आप देखते हैं नेपाल में कितना आक्रोश है इन सब के लिए। और मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब तक आप अच्छी गवर्नेंस नहीं देंगे, अच्छी सत्ता नहीं देंगे लोगों को, उनका भला नहीं करेंगे, तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। लेकिन नेपाल में तो अभी प्रचंड केपी शर्मा ओली का केमिस्ट्री मिला है ना, दोनों मिलकर काम कर रहा है ना। काम कर रहे हैं, वो सत्ता के लिए कर रहे हैं। फिर वही आप एक बात को बार बार घुमा रहे हैं। भाई सत्ता के लिए काम कर रहे हैं ना, सत्ता में रहना है, पावर में रहना है। इसीलिए ओली जी देवबा से भी बात कर लेते हैं, इसलिए ओली जी राजतंत्र वालों से भी मिल जाते हैं, इसलिए ओली जी मधेश वालों से भी मिल जाते हैं। जब नहीं जरूरत होती है तो नहीं मिलते हैं। तो ये सत्ता के समीकरण है, ये जनता के भला के समीकरण नहीं है, भलाई के समीकरण नहीं है। आप 3 नेता के बारे में बताइए, जैसे प्रचंड के बारे में, केपी शर्मा ओली के बारे में, शेरबाई देवा के बारे में। सबसे बड़ा सफल नेता कौन है? नहीं, मैं किसी की बात, वो सफल नेता है जिसको जनता पसंद करती है। मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई आलोचना या उसका समर्थन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो जनता का मापदंड है उसके ऊपर ये नेता लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। अभी नेपाल का कोई नेता उसके ऊपर खरा नहीं उतर रहा है। जो खरा उतरना चाहते हैं वो, उनको सत्ता नहीं पसंद कर रही है। हर एक पार्टी में, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें उसके लीडर के खिलाफ लोग नहीं हो। मुझे बताइए ना, आपकी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी? एक पार्टी का नाम बताइए, राजतंत्र वाली पार्टी का भी नाम बताइए जिसमें अंदर से खिलाफत नहीं है। तो भैया वो सब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। अभी 10-5 साल में समझ में आ जाएगा सब। ठूला बड़े नेता है ना नेपाल में, प्रचंड, शेरबाई देवा, केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराई, माधव। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। वो लोग याद किए जाते हैं जो जनता का भला करके जाते हैं। कई सारे लीडर, हिंदुस्तान में कितने सारे लीडर आए चले गए। जो जनता का भला करेंगे वो नेतृत्व रहेगा, जो जनता का भला नहीं करेगी वो संस्था नहीं रहेगी। आपने तो सब नेता से काम किया, 30 साल हो गए, प्रचंड, शेरबाई देवा, केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में, लेकिन अभी तक नेपाल में विकास नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं उसमें? मेरे पास सत्ता है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप? विकास के लिए तो भारत को भी साथ चाहिए, भारत को भी समर्थन चाहिए। मैं नेपाल की राजनीति का अध्ययन करता हूं भैया, मैं नेपाल की राजनीति चलाता नहीं हूं। नहीं, लेकिन नेपाल के विकास में आपका भी सहयोग और समर्थन रहना चाहिए। मैं उसका अध्ययन करता हूं, मेरी मान्यता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं।
और मेरी मान्यता ये है कि वहां जनतंत्र सुदृढ़ होना चाहिए। उसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। प्रचंड और बाबूराम माओवादियों को मैंने समर्थन भी दिया कि वो जनतंत्र में आ जाए। उनका मैंने क्रिटिसिज्म भी किया है, आपके सामने किया है। पिछली बार आपको याद नहीं मैंने क्या कहा? जो उनका नया नेपाल का सपना था वो बागमती में डाल दिया। कहा बहुत था पॉपुलर हुआ था वो इंटरव्यू आपका। नहीं तो कहा था ना। तो मेरे को किसी से व्यक्तिगत लाभ नहीं है मुझे, और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सभी नेपालियों को कि मेरे को क्या फायदा हुआ है नेपाल से। मैंने किसी अपने लाभ के लिए कोई बात नहीं की। ये मेरी मान्यता है जो मैं अपने लेखों में लिखता हूं, अपनी बात में कहता हूं। कोई मानता है माने, नहीं माने ना माने, मुझे उससे क्या है। मैं क्यों शौकीन हो गया लीडर का? जो जीवन शैली, जनता में जो जाकर काम करना चाहिए, जनता से उनका संबंध जोड़ना चाहिए, क्यों नेपाल का लीडर और सब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है? क्योंकि वो अपने स्वार्थ में तल्लीन हो रहा है। सब देखिए, नेपाल में काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां बड़े बड़े घर हैं, छोटी छोटी सड़कें। लोगों के घर देखिए कितने बड़े हैं सब, और उसमें एक गाड़ी से एक बार से ज्यादा नहीं जाती। ये किसका इंडिकेशन है? ये साफ इंडिकेशन है कि लोग अपना भला कर रहे हैं, जनता का, आम आदमी का भला नहीं कर रहे हैं। और जो जनता और आम आदमी का भला नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। नेपाली माओवादियों को बहुमत मिला था भयंकर रूप से 2008 में, अब सिकुड़ गए। नेपाली कांग्रेस को बहुत भयंकर रूप से बहुमत मिला था, सिकुड़ गए। ओली को मिला था, वो भी नहीं रहे। ओली को 2015-2016 में कितना बड़ा समर्थन मिला था, अब कहां है वो समर्थन? तो ये जनता पाठ पढ़ाती है। जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपसे सवाल पूछती है, और अगर आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आपको हटा देती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जितना सीट मिला है भारत में, कांग्रेस आई का जितना सीट मिला है, जैसे दो गठबंधन था, एक एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में और कांग्रेस आई का नेतृत्व में दूसरा गठबंधन था। अभी फिर भी तीसरा बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है। हाँ, वो समीकरण होते हैं, सत्ता के समीकरण होते हैं, इसलिए बन रहे हैं वो। अगर आज जो उनके एलाइज हैं उसमें से 2-3 एलाइज इधर से उधर हो जाए तो वहां भी सत्ता बदल जाएगी। तो वो राजनीति का काम है, वो सत्ता समीकरणों का काम है, वो व्यवस्था का काम नहीं है। व्यवस्था जनता को चुनती है, और चुन के जो अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं उसमें एक संदेश साफ गया है। और जो हमारे यहाँ बहुत सारे आलोचक, विश्लेषक इसके बारे में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधान होते हुए भी सोच रहे हैं ये कि वो इस बार हार गए हैं, और कांग्रेस और इंडिया अलायंस हारते हुए भी सोच रही है कि वो जीत गई है। क्योंकि उनको लगता है कि जनता में उनका समर्थन बड़ा है और जनता में इधर इनका समर्थन घटा है। तो वो जनतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी का अभी का नेपाल पॉलिसी क्या हो सकता है? देखिए, नेपाल पॉलिसी 2015 से बिगड़ गए हमारे संबंध, और उसमें दोनों तरफ गलतियां हुई है। भारत ने भी बहुत गलती की, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इंटरफियरेंस करके, वो ब्लॉकेड लगा के बहुत गलतियां की। और नेपाल में भी ओली जी ने भी राजनीतिकरण किया राष्ट्रवाद का भारत के खिलाफ। अब भारत, मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल से भारत का प्रयास ये है कि नेपाल से संबंधों को सुधारा जाए, और उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल थी जब जयशंकर वहां आए थे। जयशंकर ने आते ही एक तो 10,000 मेगावाट खरीदने की बात कही, भाई जिससे आपका इकोनॉमिक फायदा होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात कही जिसको ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, उन्होंने कहा था हम रीडिफाइन करेंगे हमारे नेपाल रिलेशंस को, हम रीइमेजिन करेंगे उसके रिलेशंस को। उनके आने के 2 महीने के बाद में आपने फिर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, वो नक्शे में छाप दिया। 100 रुपए के नोट के नक्शे में छापने की क्या जरूरत थी बताइए, जब भारत आपसे बार बार कह रहा है कि हम बातचीत से हल करेंगे इसको।
कह रहा है ना, तो बातचीत वो क्या उसकी जरूरत हो गई? BRI जो आपके ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी वो आपने शुरू कर दिया। आपको लगा अब चीन उभर के बड़ी ताकत हो गया है तो जरा चीन की तरफ झुक जाओ। एक और ऐतिहासिक बात आपसे कहता हूं ऋषि जी कि नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह ने एक फॉर्मूला दिया था कि हम तरुल हैं दो ढूंगों के बीच में और हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए। वो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो शक्तिशाली हो उसका मुकाबला मत करो। तो जब चीन शक्तिशाली था तो आप लोग ट्रिब्यूट भी देने जाते थे, नेपाल जाता था ना ट्रिब्यूट। जब अंग्रेजी राज आ गया यहां पर तो आप अंग्रेजों से मिल गए, राणाओं ने अपनी फौज भी लगा दी अंग्रेजों के समर्थन में, तो उस वक्त आप भारत के साथ हो रही है। अब चीन उभर के दोबारा आया है तो आप जरा उधर झुक रहे हो, तो आप अपना संतुलन बना के रखोगे तो जिधर झुकोगे वो दूसरे वाला तो नाराज होगा ना। तो अगर आप इस तरह का बैलेंस करोगे तो भारत के साथ जो आपके पारंपरिक संबंध है, जैसे संबंध और किसी देश के साथ नहीं है, रोटी बेटी का सवाल नहीं है। रोटी बेटी खाली मधेश में नहीं है, रोटी बेटी राजतंत्र में भी है। आपके सारे राणा, सारे राजा हिंदुस्तान में शादी किए हुए हैं। गलत कह रहा हूं? सारे आप उत्तराखंड को देख लीजिए, उत्तरांचल को देख लीजिए, सिक्किम की तरफ चले जाइए। हम लोग एक तरह के बहुत सदियों से दोस्त हैं। तो अगर उसमें आप बैलेंस बनाओगे बराबर बराबर तो कहीं न कहीं तो तनाव होगा, ठीक है ना। तो वो नेपाल को ये कोशिश करनी चाहिए। अभी भारत कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है जो नेपाल के हितों को नुकसान करे, तो नेपाल को बहुत सावधानी से भारत की तरफ देखना चाहिए, संतुलन को देखना चाहिए, अपने हितों को देखना चाहिए। ओली जी ने एग्रीमेंट कर लिए ना, कम्युनिस्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट। कितना ट्रांजिट हुआ वहां से? आज से 100 साल तक नहीं होगा ट्रांजिट, क्योंकि जो पेट्रोल वहां से चलेगा चीन के पोर्ट से वो तो नेपाल आते आते ही खत्म हो जाएगा। BRI की जो रेल बनाने के लिए चीनियों ने शुरू किया था, वो चीनी लोग अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो नॉन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं है। चीन ने अपने 11-12 जो भी नाके थे सब बंद कर रखे थे ना, अभी अब खोले हैं ना। तो आप सोचिए आपका इंटरेस्ट कहां पे है। अगर आप इंटरेस्ट को नहीं सोचेंगे और संतुलन करेंगे कि जहां ज्यादा, जो ज्यादा शक्तिशाली हो उसकी तरफ झुक जाओ, तो भाई उसकी भी तो कीमत देनी पड़ेगी ना। जैसे BRI नेपाल और नेपाल का हित में है कि नहीं? भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत, मैं बता रहा हूं आपको, सारे पुराने जो आपकी वो क्या कहते हैं उसको, हुला की हाईवे प्रोजेक्ट सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जो प्रोजेक्ट पहले ढीले पड़े थे सबको शुरू किया है। जितना हो सकता है आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बजट में देखिए जो नेपाल के लिए एलोकेशन है वो बढ़ गए हैं। तो हम अपनी तरफ से जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि नेपाल के साथ मधुर संबंध रहें, लेकिन नेपाल हर बार अंगूठा दिखाएगा तो कभी न कभी तो नाराजगी होगी। और यही मैं कह रहा हूं, ये सवाल आप नेपाली नेताओं से पूछिए। एक सवाल पूछिए कि भाई अभी ये 100 रुपए के नोट पे नक्शा छापने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री प्रचंड आ रहा है, उसमें आपका नहीं, मैं जिज्ञासा होना चाहिए, आप पूछिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है भाई, आपका देश है। मैं तो उसमें टिप्पणी कर सकता हूं कि ये ठीक नहीं है। काला पानी नेपाल का है ना, इसके लिए वो नक्शा में काला पानी के ऊपर मैं बहुत लिख चुका हूं, बात कर चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके फेवर में हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भारत के फेवर में हैं। दोनों मिलके बात करो। अगर आपस में सुलह नहीं होता है तो एक नया फॉर्मूला निकालो। उस नए फॉर्मूले में आप सॉवरेंटी को शेयर करो, उस नए फॉर्मूले में आप किसी और से फैसला करवा लो, उस नए फॉर्मूले में आप जमीन का लेन देन कर लो। आपके नेपाली लोगों ने बताया है ना सब, स्वैपिंग ऑफ द टेरिटरीज। आप उसमें
जो दूसरा डिस्प्यूट है आपका उसमें कौन सी रिवर है वो सुस्ता कि सुस्ता में जमीन को इधर दे दो उधर दे दो। और वैसे भी हमारे यहाँ आना जाना तो फ्री है, तो जॉइंट सॉवरेंटी हो जाएगी। कई नतीजे निकल जाएंगे। या तो फैक्ट्स के ऊपर बैठ के बात करो, नहीं तो नया फॉर्मूला निकालो। नोट छापने से ये अगर आज मैं ये कह दूं यहां बैठा बैठा, या मेरी सरकार ये कह दे कि चीन का वो इलाका मेरा है, तो मेरा थोड़ा हो जाएगा। आप वही काम कर रहे हो, बच्चों वाली बात कर रहे हो कि तो लॉलीपॉप मेरा है। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी ने उसके पैसे नहीं दिए तो नहीं होगा तुम्हारा। तो ये नेपाल को सोचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, नेपाल भारत संबंध में सीमा विवाद को समाधान करना चाहिए ना, इसको दीर्घकालीन करना चाहिए। दोनों देश का राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख संवाद शुरू होकर समस्या को बातचीत से होना चाहिए। जयशंकर यही बोल के आए। जयशंकर ने कहा हम लोग बातचीत से इसको कर लेंगे, म्यूचुअल नेगोशिएशन से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जॉइंट कम्युनिके में लिखा हुआ है। जब प्रचंड आए थे तब प्रचंड आए थे पिछली बार, तो ये लिखा है ना आपस में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा है ना, मोदी जी ने खुद बोला ना कि हम बातचीत से इसको सॉल्व कर लेंगे। और प्रचंड वहां जाके बहुत खुश थे कि मैंने मोदी जी से ये कमिटमेंट ले लिया। तो ये नोट का छाप दिया तुमने। एक तरफ तो कहते बात करेंगे, एक तरफ कहते मनमानी करेंगे। मनमानी करोगे तो करो, दुनिया उसको नहीं मानने वाली। यूनाइटेड नेशंस में आपका जो नक्शा है उसको दुनिया नहीं बदलने वाली है, आपके कहने से नहीं बदलेगी। लेकिन देखिए, नेपाल भारत संबंध में समस्या भी है, समाधान भी करना चाहिए। पड़ोसियों में हमेशा होता है। लेकिन एक मेरा प्रश्न क्या है कि जैसे बीआरआई के बारे में नेपाल में जनमत 2 गुट में विभाजित है। एक थेरी बोल रहा है कि बीआरआई चाहिए, ऋण में चाहिए। एक थेरी बोल रहा है कि ऋण में नहीं लेना है, अनुदान में। अब क्या दृष्टिकोण रखेंगे इस बारे में? नहीं, बीआरआई रुक क्यों गया मुझे ये बताइए ना। नेपाल चीन से ये कह रहा है कि हमको लोन नहीं चाहिए, ग्रांट चाहिए, गरीब देश है हम लोग। चीन नहीं दे रहा है आपको लोन, इसलिए बीआरआई रुक गया। हमने तो नहीं ना रोका उसमें। दबाव नहीं डाला है प्रचंड। नहीं, प्रचंड को कहा, प्रचंड से ये तो देवबा ने किया है। वो प्रचंड की बात कहाँ आ गई उसमें? देवबा ने कहा कि हमको लोन नहीं चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं। श्रीलंका का अनुभव उनके सामने आया, पाकिस्तान का अनुभव सामने आया। आप पाकिस्तान का अध्ययन कीजिए, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में बीआरआई के खिलाफ बहुत भावना है कि भाई इतना हम बोझ नहीं उठा सकते। तो नेपाल ने कहा कि आप इसको लोन को आप ग्रांट में बदल दीजिए। वो चीन ने नहीं किया, तो बीआरआई ठंडे में पड़ी रही। अब आपने उसको वापस चालू किया है, पता नहीं किस कंडीशंस पे किया या कैसे चालू होगी, देखना पड़ेगा। वो तो नेपाल का परराष्ट्र मंत्री ने चीन भ्रमण किया है ना, अभी 2 महीने हुए ना। अभी देखिए ना होता क्या है। वो तो जब प्रेसिडेंट शी आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े एग्रीमेंट तो कर लिए, रेलगाड़ी भी बनेगी, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। वो पोखरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको भी उन्होंने बीआरआई में डाल दिया। तो बहुत पहले का शुरू हुआ था। लेकिन अभी नेपाल में जो आपका दृष्टिकोण में अभी सरकार है, उस सरकार दीगो होगा, उसने राजनीतिक स्थायित्व दे सकता है? ये बड़ा मुश्किल है। सरकार तो ये प्रचंड पहले देवबा की मदद से प्रधानमंत्री थे, अब ओली की मदद से प्रधानमंत्री हैं। कल को वो और सब पार्टियों को मिला के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये प्रचंड की राजनीतिक सूझबूझ है कि वो कैसे सबको फुसला के अपने सीट पे बैठे रहते हैं और दूसरे क्यों मान लेते हैं उनको। जब वो उनको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं तो दोबारा क्यों मान लेते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है भैया, मेरी नहीं है ये प्रॉब्लम। लेकिन मुझे क्या बता दीजिए कि अभी का समय जो भारत में गठबंधन का सरकार है, मोदी का नेपाल नीति में क्या बदला सकता है? भारत की गठबंधन सरकार में नेपाल को हिंदू राज्य बनाने का दबाव अगर है तो कम हो जाएगा। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार उतनी स्ट्रांग नहीं है अब जितनी पहले थी।
2014 में उन्होंने सभी साउथ एशिया के लोगों को बुलाया था, 2019 में नहीं बुलाया। अब बुलाया है, अब भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। तो ये सरकार, भारत का विश्व में प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, लेकिन पड़ोसियों के साथ लेने में हम अभी भी सफल नहीं हुए। मालदीव्स में आउट इंडिया प्रोग्राम हुआ, बांग्लादेश में भी लोग बहुत नाराज हैं कि भारत सिर्फ हसीना को मदद करता है। नेपाल में हमने प्रचंड को भी मान लिया, प्रचंड देवबा के साथ, नेपाली कांग्रेस के साथ है तो भी मान लिया, इनके यूएमएल के साथ में तो भी मान लिया। लेकिन नेपाल अपने आप में ही कुछ, मैंने कहा ना, संतुलन के पता नहीं किस मूड में है। तो भारत तो अभी ये जानता है कि पड़ोसियों को साथ लेके चलना आसान काम नहीं है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। और उसी तरह से जैसे मोदी जी आज जानते हैं कि जो अलायंस पार्टनर है उन सबके अपने अपने मुद्दे हैं। पहले तो मोदी जी की अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता था, अब ऐसा नहीं है। तो अब नीतीश कुमार तो बिहार में बैठे हैं और बिहार का तो नेपाल से संबंध है, और सिक्किम में एक पार्टी आ गई जो बीजेपी की नहीं है, बीजेपी को समर्थन दे सकती है। तो ये नेपाल की जो नीति है वो भारत में बनते समय बहुत सारे पहलू हैं उसके। एक तो ये राज्यों का पहलू है, जो राज्य नेपाल से पड़ोस में है उनका पहलू है, फौज का पहलू है, हमारी दोनों फौजें आपस में दोस्त हैं एक दूसरे की। आपने वो क्या लगाया था, हम लोगों ने अग्निवीर भेजा, आपने फेंक दिया उसको बाहर, तो भारत ने क्या किया, मान लिया। क्या कर सकता है भारत? आप अपना फैसला तय कीजिए। नेपाल को अपने राय बनानी है कि नेपाल भारत के साथ कैसा संबंध चाहिए। नेपाल के पॉलिटिक्स में भारत ने इंटरफेयर किया कि नहीं? अभी क्या करता है? अभी नहीं है। मैंने कहा ना, 215 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पिछले 1-1.5 साल से बंद है, और आप जो करेंगे वो हम मानेंगे अगर हमारे हित में होगा। आप जो मर्जी करोगे हमारे हित में नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, हाथ जोड़ देंगे, भाई ये नहीं मानते। बाकी कोई इंटरफियरेंस नहीं है। इंटरफियरेंस होता है तो माओवादियों को क्यों एक्सेप्ट करते ये लोग? इंटरफियरेंस करना होता है तो आपने अभी कहा ना राजतंत्र, तो ज्ञानेंद्र को गद्दी पे बिठा देते लाके। ऐसे नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जनतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। जो सुधार होना है वो राजनीतिक दलों में सुधार होना है, जो सुधार होना है वो पॉलिटिकल पार्टीज में होना है। और जैसा मैंने कहा, आज कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल की नहीं है जिसके अंदर अंतर्द्वंद नहीं हो। मधेश में हुई है, मधेश बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सारी जगह। कोई ले लीजिए ना, कोई सी पार्टी नाम बताइए, मैं बताता हूँ आपको क्या झगड़े हैं उसमें। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपको सब नेताओं के साथ मिलते हैं, आपको पता है। तो इनके आपस में इतने तनाव हैं, कोई ऐसी पार्टी सुदृढ़ है ही नहीं जो अच्छी तरह से सत्ता चला सके। इसीलिए क्या होता है कि अंदर के प्रेशर, बाहर के प्रेशर, उसमें नीति नहीं बनती, उसमें लोगों का भला नहीं होता। जैसे कांग्रेस का इंटरनल रूप में झगड़ा है, द्वंद्व है कांग्रेस पार्टी में। इंटरनल में प्रॉब्लम है ना भाई। शेखर कोइराला और शेरबाज देवड़ा, शेखर कोइराला से ज्यादा तो गगन थापा झगड़ा करता है। शेखर कोइराला, गगन थापा और दूसरे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो देवबा भी अब अगले इलेक्शन में क्या होगा भगवान जाने। प्रचंड को माओवादी सिकुड़ के रह गए हैं और फिर भी अंदर से प्रेशर है उसको। वो चाहता है कि बाबूराम मेरे साथ वापस आ जाए, अंदर वाले कहते हैं नहीं, नारायण काजी कहता है नहीं, पुन कहता है नहीं, तो नहीं आ सकते। बाबूराम अपनी पार्टी सारी की सारी छोड़ के चली गई उनको। ओली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये खनाल और माधव अलग हो गए हैं दोनों, फिर भी अंदर से टेंशन है। लेकिन विकल्प नहीं है ना के मिश्रा ओली का पार्टी में तो। नहीं, विकल्प इसलिए नहीं है कि जनता जितना समर्थन देगी, जनता जिसको ज्यादा समर्थन देगी वो विकल्प बन जाएगा अपने आप। इसीलिए जनतंत्र में विश्वास रखिए
और इन लीडर लोगों को, आपके पार्टी लोगों को, दलों को ये समझना चाहिए कि भाई ऐसा काम करो जिससे आम आदमी का भला हो। अभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। प्रेसिडेंट को दोनों तरफ से एक्सेप्ट किया हुआ है ना, अभी भी तो एक्सेप्ट किया हुआ है, ओली का ही तो समर्थन है। ओली का समर्थन, ओली की प्रधानमंत्री बनने के लिए संभावना है कि नहीं? भारत ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं, भारत क्या करेगा उसमें? ये ओली को नंबर ले आए तो बन जाए, या कल को प्रचंड ये कहे कि अच्छा ओली जी आप आ जाओ, मैं आपको मानता हूं, हमारे 2 साल खत्म हो गए, अब आप 2 साल आ जाओ, तो वो नेपाल का काम है, वो उसमें भारत क्या करेगा? और भारत को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस यूएमएल गठबंधन का संभावना है कि नहीं? सभी संभावनाएं हैं। देखिए, सत्ता समीकरण में अगर सत्ता लोलुपता है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना, ओली जी, नेपाली कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ संबंध किया, अब बताइए, सारी उम्र झगड़ा था। राजतंत्र को ओली जी ने मिलाया, जो नेशनल वो पार्टी कमल थापा उसके मिनिस्टर थे कि नहीं थे? कैसे? कौन आइडियोलॉजी समझाती है उसको? आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती बाबू, आइडियोलॉजी दिखाने को होती है। आइडियोलॉजी बोल के लोगों को भुलावे में रखने के लिए होती है। असली बात सत्ता, पावर, पैट्रोनेज ये है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है भारत में। नहीं, भारत में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बने हैं तीसरी बार लगातार। हाँ, वो नेहरू भी बने थे तीसरी बार। इंदिरा गांधी को नहीं मार देते तो इंदिरा गांधी भी बनती। इंदिरा गांधी 66 में प्रधानमंत्री बनी, 71 में प्रधानमंत्री बनी, 80 में प्रधानमंत्री बनी, तीसरी बार बनी थी। ऐसा कुछ नहीं है देश में। अगर जनता आपका समर्थन करेगी तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये अंतिम आखिरी प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको माओवादी को एजेंट बोलने वाला के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं कितनी बार कह चुका भैया, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी का सलाहकार नहीं हूँ, कोई मुझसे पूछ के नहीं बात करता है, और मुझे किसी से कोई मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं है। मेरा स्वार्थ नेपाल के जनतंत्र में। आपका जनतंत्र फले फूले, मुनि बहुत खुश रहेगा। थैंक यू सो मच मुनि, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि, सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। मनास्लु वर्ल्ड कलेज, अ होम फर फ्युचर लिडर्स, चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ।